हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत आने वाले सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक पावरफुल और रिस्पेक्टेबल पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आई होप आपने गैस कर लिया होगा कि मैं कौन सी पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों बताइए, मैं कौन सी पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ बोलो, क्या क्या? यस, एब्सोल्युटली राइट। वो पावरफुल और रिस्पेक्टेबल पोस्ट है पेशकार की। ठीक है, इसको इंग्लिश में रीडर भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अगर आपको पेशकार बनना हो तो आप कैसे पेशकार बन सकते हैं, आपको किस एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा और उसके बाद आप डायरेक्ट पेशकार बनोगे या फिर कुछ समय लगता है। और साथ ही साथ इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके पे स्केल, वर्किंग नेचर, ड्रेस कोड, लीव्स, हॉलीडेज, अलाउंसेस एंड पावर और इस पोस्ट में कितनी रिस्पेक्ट है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें इसी तरह के यूजफुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको पेशकार बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पेशकार बनने के लिए आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों के पास एक तो इंटरमीडिएट होनी चाहिए और दूसरा डोएक सोसाइटी से इश्यूड CCC सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई बात इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, सबसे पहले इसका प्री एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन जीके के। ठीक है, अगर आप इस प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप लोगों का इसका मेंस एग्ज़ाम होता है और इस मेंस एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही आप लोगों को टाइपिंग करनी होती है, किसी एक में चॉइस नहीं होती, हिंदी की भी करनी पड़ती है और इंग्लिश की भी। ठीक है, और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप लोगों को रिक्वायर होती है। ठीक है, लेकिन इस एग्ज़ाम में एक बात अच्छी होती है कि इसमें जो टाइपिंग होती है वो क्वालिफाइंग नहीं होती है, इसमें टाइपिंग के मार्क्स मिलते हैं और प्री प्लस मेंस यानी टाइपिंग टेस्ट के नंबर ऐड करके एक फाइनल कट ऑफ प्रिपेयर करी जाती है। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको यूपी के अंतर्गत जितने भी ज़िले हैं उनमें से कोई एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा और फिर वहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा और अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक रहीं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पेशकार बनने के लिए अब आगे क्या करना होता है। दोस्तों, जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे तो आपकी पोस्टिंग जूनियर असिस्टेंट या फिर पेड अप्रेंटिस की पोस्ट पर होती है। ठीक है, मान लो दोस्तों सबसे पहले पोस्टिंग आप लोगों की पेड अप्रेंटिस की पोस्ट पर होती है। तो पेड अप्रेंटिस का जो ग्रेड पे है वो 1900 है। तो सबसे पहले आप लोगों का प्रमोशन होगा जूनियर असिस्टेंट के पद पर जिसका ग्रेड पे 2000 है। लेकिन पेड अप्रेंटिस की पोस्ट से जूनियर असिस्टेंट के पद पर कितने समय में आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा ये कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है। कभी कभी हो सकता है 2 साल में भी हो जाए, 3 साल में भी, 4 साल में भी, 5 साल में भी और कभी कभी 6 साल में भी हो और कभी कभी 1 साल में ही हो जाए। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम बाद आप लोगों का प्रमोशन जूनियर असिस्टेंट के पद पर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि आप डायरेक्ट जूनियर असिस्टेंट बनते हैं तो फिर रूल के हिसाब से 5 साल में आप लोगों का प्रमोशन सीनियर असिस्टेंट के पद पर होता है। लेकिन कुछ समय पहले सिर्फ 3-3.5 साल में ही जूनियर असिस्टेंट को सीनियर असिस्टेंट के पद पर प्रमोट कर दिया था, क्योंकि नए जूनियर असिस्टेंट को ज्वाइनिंग देनी थी और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट खाली नहीं थी। तो पहले से जो नियुक्त जूनियर असिस्टेंट थे उनको सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर प्रमोट करके जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट खाली की गई और फिर जब जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट खाली हो गई तब नए कैंडिडेट को जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर ज्वाइन कराया गया था। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट बनने में कितना टाइम लगता है। अब जान लेते हैं कि सीनियर असिस्टेंट से पेशकार बनने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्रमोशन के थ्रू पेशकार कब बनोगे इसके बारे में कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है और न ही कोई फिक्स टाइम है जिससे पता चले कि कितने टाइम बाद आप पेशकार बनोगे। मोस्टली होता यह है कि आप जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट बन जाते हैं, उसके बाद कभी भी आपको पेशकार बनाया जा सकता है।
लेकिन इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कहीं फिक्स ऐसा नहीं लिखा कि इतने साल बाद आप पेशकार बनोगे या नहीं बनोगे, इस तरीके का कुछ भी कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, हो सकता है सीनियर असिस्टेंट बनते ही आप लोगों को पेशकार बना दिया जाए, या फिर 1 महीने बाद, या फिर 1 साल बाद, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी भी पेशकार ना बन पाओ, क्योंकि न्यायालय में डिफरेंट सेक्शन होते हैं और हो सकता है आप लोगों की पोस्टिंग किसी ऐसे सेक्शन में हो जाए जहां आप लाइफ टाइम रहो, तो फिर आप पेशकार नहीं बन पाओगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, 99.9% सीनियर असिस्टेंट पेशकार बन ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एक बार पेशकार बन गए तो फिर रिटायरमेंट तक पेशकार ही बने रहोगे। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ समय के लिए पेशकार बनाया जाए और फिर आपको किसी सेक्शन में सीनियर असिस्टेंट बना करके ही भेज दिया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार पेशकार बनने के बाद आप रिटायरमेंट तक पेशकार ही बने रहो। दोस्तों मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनमें से कोई भी एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब दोस्तों आपके मन में एक बात आ रही होगी कि अगर हम पेशकार बनने के बाद दोबारा सीनियर असिस्टेंट बनेंगे तो क्या हमारी सैलरी में भी फ़र्क पड़ेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ना, क्योंकि दोस्तों पेशकार का कोई भी फिक्स ग्रेड पे नहीं है। हो सकता है कि आप जूनियर असिस्टेंट के पद पर हो और आपको पेशकार बना दिया जाए, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है ना, और ये बात भी सत्य है कि कभी कभी अगर स्टाफ की कमी हो तो जूनियर असिस्टेंट को भी पेशकार बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही पॉसिबल होता है। पेशकार के पद पर मोस्टली सीनियर असिस्टेंट ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई पेशकार कैसे बनते हैं ये बात। दोस्तों मैंने आप लोगों को 100% ट्रुथ बताया है और जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी बता दी। अब बात कर लेते हैं पेशकार की जॉब प्रोफाइल के बारे में। पेशकार की नियुक्ति जिस भी न्यायालय में होती है उसमें प्रतिदिन जितनी भी पत्रावलियों पर सुनवाई या फैसला होना होता है उन पत्रावलियों से जज साहब को अवगत कराना पेशकार का मुख्यतः कार्य होता है। यदि किसी पत्रावली में किसी गवाह का बयान होना है तो जज साहब की आज्ञानुसार पेशकार को बयान लिखना पड़ सकता है, या फिर प्रतिदिन की नियत पत्रावलियों में जो भी कार्रवाई जज साहब को करनी हो वो जज साहब पेशकार के द्वारा ही कराते हैं। यदि किसी पत्रावली में निर्णय होना है तो जज साहब स्वयं फैसला सुनाते हैं। प्रतिदिन की पत्रावलियों में अगली तिथि लगाने के बाद उनको माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करना पेशकार का प्रतिदिन का कार्य है। ठीक है, तो दोस्तों पेशकार का मुख्यतः कार्य यही है। तो दोस्तों ये तो हमने जान लिया पेशकार के वर्किंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके पे स्केल की। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि पेशकार का कोई फिक्स पे स्केल नहीं है। अब बात कर लेते हैं पेशकार के ड्रेस कोड की। तो दोस्तों जो ड्रेस जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस या सीनियर असिस्टेंट की होती है वही ड्रेस पेशकार की भी होती है। यानी पेशकार को वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई और ब्लैक कोट और ब्लैक शू पहनने होते हैं। दोस्तों ये तो हो गई पेशकार के ड्रेस कोड की बात। अब बात कर लेते हैं पेशकार को मिलने वाली लीव्स की। तो दोस्तों जितनी लीव्स जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, सीनियर असिस्टेंट को मिलती हैं उतनी ही लीव्स पेशकार को भी मिलती हैं। दोस्तों वैसे तो मैं जूनियर असिस्टेंट को मिलने वाली लीव्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियोस देख सकते हैं आप, उसमें डिटेल में बताया गया है कि किस किस तरह की कितनी लीव है। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में लीव्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। दोस्तों हर संडे ऑफ रहता ही है, इसके अलावा सेकंड सैटरडे भी ऑफ रहता है और फोर्थ सैटरडे भी ऑफ ही समझ लीजिए, क्योंकि कोई अधिकारी आते नहीं है तो कुछ काम होता नहीं है। आधा दिन जाओ और फिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सारे त्योहारों पर छुट्टी रहती है, जो भी त्यौहार पड़ते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी, जो भी है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ पर्सनल लीव भी पेशकार को मिलती हैं, जैसे हर साल 14 कैजुअल लीव मिलती हैं और 4 स्पेशल कैजुअल लीव मिलती हैं। इसके अलावा 30 EL भी मिलती हैं पूरी साल में। ठीक है, और पूरी सर्विस के दौरान 365 दिन की मेडिकल लीव भी मिलती है। तो दोस्तों यदि आप डिटेल में लीव्स के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप C नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के लीव्स वाला वीडियोस आप लोग देख सकते हो। ठीक है, या फिर मैं इस वीडियो के लास्ट में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा और वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पेशकार के पास क्या पावर्स होती हैं और इस पोस्ट में कितनी रिस्पेक्ट है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर एक जनपद न्यायालय में कम से कम 30-40 कोर्ट होते हैं और हर एक कोर्ट में एक पेशकार होता ही होता है। और कोर्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल और रिस्पेक्टफुल जॉब अगर कोई है तो वो पेशकार की है। ठीक है दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट में सबसे अपर रैंक पर जज साहब होते हैं और उसके बाद ग्रेड पे के मामले में तो स्टेनो ऊपर होते हैं, लेकिन स्टेनो के पास पेशकार जितनी पावर्स नहीं होती। दोस्तों एक चीज़ तो ये है कि
यदि जज साहब भी पेशकार को बुलाएंगे तो पेशकार साहब कहकर ही पुकारेंगे और किसी दूसरे स्टाफ को जज साहब साहब कह के नहीं बुलाते। तो दोस्तों एक तो सम्मान वाली बात यही है कि जज साहब भी आपको पेशकार साहब कह के ही पुकारते हैं। इसके अलावा हर एक थाने के कांस्टेबल, एसआई, एसएचओ ये आते रहते हैं और वो भी आप लोगों को पेशकार साहब या फिर सर कह के संबोधित करेंगे, तो थोड़ा अच्छा लगता है फीलिंग में। और यदि किसी पत्रावली में जज साहब ने तहसीलदार साहब या सीईओ या और किसी भी अधिकारी को तलब किया हो तो वो भी सबसे पहले आपके पास आएंगे और आप ही से पूछेंगे कि पेशकार साहब हमसे क्या गलती हुई जो इस प्रकार से हमें न्यायालय में तलब किया गया। तो ये सभी जो अधिकारी हैं वो ग्रेड पे के हिसाब से तो पेशकार से हाई लेवल के होते हैं, लेकिन फिर भी पेशकार की रिस्पेक्ट करते हैं। और कोई भी वकील आएंगे तो भी पेशकार को पेशकार साहब कह के ही संबोधित करेंगे और नमस्ते इत्यादि भी करके संबोधित करते हैं। तो दोस्तों इस पोस्ट में रिस्पेक्ट की तो कोई कमी है नहीं, रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है और इसी से पता चलता है कि पेशकार के पास काफ़ी पावर्स भी हैं। इसके अलावा पेशकार साल में एक बार कोर्ट का इंस्पेक्शन भी करता है और उस कोर्ट के किसी स्टाफ को नोटिस भी दे सकता है, जिससे उस स्टाफ को अपना क्लैरिफिकेशन जज साहब को देना पड़ सकता है। तो दोस्तों पावर और रिस्पेक्ट के मामले में तो पेशकार की जॉब काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों मैंने पेशकार की पोस्ट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें इसी तरह के यूजफुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।